शिफान इसे लेकर अंदर आया तो सब डाइनिंग हॉल में खाना शुरू कर चुके थे। वानिया ने आकर सलाम किया। रेयान ने इसके सर पर प्यार दिया। मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। बस मामू जान भूख नहीं थी इसलिए। भूख तो खुद ब खुद लग जाएगी जब अपना फेवरेट पिज्जा देखोगी जो भाई स्पेशली लाए हैं तुम्हारे लिए, निम्मी ने बताया। तो वो आज इनकी इस मेहरबानियों पर हैरान हुई। शिफान ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ वाली चेयर इसके लिए पीछे करते हुए कहा, अब जल्दी से बैठ भी जाओ, भूख लगी है। और साथ ही इसके करीब बैठ गया। सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे, जबकि सैफ की नजर बस शिफान पर थी। शिफान सबको डिशेस पास कर रहा था। वानिया को भी जबरदस्ती 2-3 पीस खिलाए थे। शिफान को बड़े वाजिया तौर पर सैफ की आंखों में शोले भड़कते दिखाई दे रहे थे। यही तो वो चाहता था, वो जले तड़पे। शिफान ने डायरेक्ट इसकी दुम पर पांव रखा था। इतना तो वो भी जान गया था अपने जानी दुश्मन को। और सैफ हस्बे तवक्का बुलबुला उठा था। वो अपने प्लान में कामयाब हुआ था। वानिया बेड पर ढह सी गई। वो लोग अभी अभी मामू के घर से वापिस आए थे। अम्मी जी तो आते साथ ही अपने कमरे में चली गई थी। तानी इसके लिए सर दर्द की टैबलेट लेने गई थी। सोच सोच के दिमाग माउफ हुआ जा रहा था कि अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसे एक ही बात समझ में आई कि जिस तरह इसने सबके सामने इसकी तजलील की थी, वो इसका मदावा करना चाहता है। पर ये सब इसे और तकलीफ दे रहा था। वो और ज्यादा तड़प गई। तानी अंदर आई तो वो रो रही थी। उफ ओ वानी, अब क्या हुआ? अब तो सब ठीक है ना? इसने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वानिया ने एक शिकायती नजर तानी पर डाली और भराई आवाज में गोया हुई, क्या ठीक है तानी? तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? मेरा रिश्ता तय हो गया है, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। बहुत दूर। जानती हूँ ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ इसे। वो बार बार मेरी बर्दाश्त क्यों आजमाने चला आता है? आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है इसका? वो बेबसी से बोली। तानी भी इसकी कैफियत समझ गई। वो जो ये समझती थी कि खुद को पत्थर का बनाए बैठी है, आज इसकी जरा से करीब आने पर छनाके से टूट गई थी। अच्छा ठीक है, अब जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आई प्रोमिस। अब ये लें टैबलेट और लेके सो जाएं, अपनी तबीयत ना खराब करें। तानी ने फिक्रमंदी से कहा। फिर वो भी टैबलेट लेके चुपचाप लेट गई। शिफान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हारिस भी इसके प्लान में बराबर का शरीक था। इसने बड़े तरीके से वानिया को जिच किया रखा और फिर वो हर कदम पर वानिया के साथ इसके करीब रहा। कॉलेज लाने और ले जाने तक वो साई की तरह इसके साथ रहता। वानिया लाख चटपटाई तिलमिलाई और इससे दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। वो इसका कोई एहतजाज खातिर में न लाया। उधर सैफ वानिया और शिफान की मुसलसल निगरानी कर रहा था। वो इनकी कुर्बत पर अंगारों की तरह लौट रहा था और इन अंगारों से इनको और इनकी जिंदगी को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। वो अगला प्लान तैयार कर चुका था, इस पर अमल करने का दिन आन पहुंचा था। शिफान भी इसके हर हर कदम से बाखबर था। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, फरवरी का ठंडा यख दिन था। वो फंक्शन का इंतजाम कॉलेज के वसी और रीस प्ले ग्राउंड में किया गया था। शिफान वानिया और निमरा को ड्रॉप करके जा चुका था। वानिया ने व्हाइट लॉन्ग नफीस नगीनों वाली मैक्सी के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। हल्के मेकअप के साथ वो बेहद दिल नशीन लग रही थी। निमरा भी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर वो दिन बेहद थका देने वाला साबित हुआ। शाम 5 बजे के करीब फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता वापिस जाने लगे। वो भी निमरा को ढूंढती हुई मेन गेट की तरफ निकल आई। मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा कि तभी सैफ वहां चला आया। हाय वानिया। हेलो सैफ भाई, किसे ढूंढ रही हो? निमरा को। वो तो अभी अभी अपनी फ्रेंड के साथ इसके घर चली गई है। घर बता कर गई है शिफान को। कोई जरूरी काम था इसलिए इसने मुझे भेजा है, क्योंकि इसे पता है ना कि मैं यहाँ करीब ही काम के सिलसिले में आता हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा था वो। निमरा तो अंदर ही इसे ढूंढ रही थी और शिफान पागल तो नहीं था जो इसे भेजता। वानिया जाने क्यों झिझक महसूस कर रही थी। चलें, तुम्हें ड्रॉप कर दूं, फिर मैंने भी कहीं जाना है। बड़ा मसरूफ सा अंदाज था। ओके चलें। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। सैफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी में खामोशी ही रही। आखिर सैफ बोला, आज तो काफी थकन हो गई होगी। जी काफी थक गए थे। ये लो जूस, ये गाड़ी में ही रखता हूँ मैं। तो फ्रेश हो जाओ। वानिया को काफी प्यास लग रही थी, इसलिए बिला तकल्लुफ जूस की बोतल लेकर लबों से लगाया और काफी ज्यादा पी लिया। थैंक यू सो मच सैफ भाई, बहुत प्यास महसूस हो रही थी। थैंक्स भाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक बात तो बताओ। जी बोलें। क्या तुम शिफान में इंटरेस्टेड हो? वानिया चौंकी। गैर मुतवक्का सवाल था, इसलिए कुछ लम्हों तक वो बोल ही ना पाई। सॉरी भाई, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वानिया को बेहद अजीब महसूस हुआ। सर जोर से घूमा था। इसने बेइख्तियार अपने हाथों से सर को पकड़ा। पहले तो इसे लगा शायद थकावट है, लेकिन थोड़ी देर में इसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई।
تمہیں شفان سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پر اب مجبور ہوں۔ میری بے حد خوبصورت اور نازک گڑیا۔ سیف کا اطمینان قابل دل تھا اور چہرے پر گہری شیطانی مسکراہٹ۔ وانیا نے زور سے سر جھٹک کر بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے آخری الفاظ وانیا کے رونگٹے کھڑے کر گئے اور پھر بے ہوش ہو کر سیٹ پر ڈھہ گئی۔ وانیا نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولیں۔ سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ کراہ اٹھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کوئی بڑا سا کمرہ تھا، بالکل خالی، سامان کے بغیر، ملگجا سا اندھیرا اور زیرو پاور بلب کی دل دہلا دینے والی سرخ روشنی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دہل گئی۔ انتہائی خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی جیکٹ اتار دی گئی تھی، لیکن صد شکر کے سکارف گلے میں موجود تھا، جو کہ اس کے گرد اچھی طرح لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف اور پیر مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے، مدد مانگنے کے لیے چلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ منہ پر بری طرح سے ٹیپ باندھا گیا تھا۔ وہ تڑپنے لگی، سسکنے لگی، اور پھر اس کی نظر کونے میں پڑے ہوئے 2 ڈرمز پر پڑی، جس پر اس اندھیرے میں بھی بڑے واضح طور پر بنی ہوئی انسانی کھوپڑی اور جلی حروف میں لکھا ہوا ڈینجرس ایسڈ دیکھا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مایا کا مسخ شدہ چہرہ گھوم گیا، اور پھر اس کی روح کانپی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب تیزی سے اس کا دماغ چلنا شروع ہوا۔ سیف قاتل، او خدایا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ تو سیف تھا قاتل، لیکن کیوں اور کس لیے؟ اور اس کا خود کا انجام، وہ کس لیے تھی یہاں پر؟ تو کیا اس کی بھی موت قریب تھی؟ وہ بھی مایا کی طرح دردناک موت مرنے والی تھی؟ کئی سوالات تھے جو دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اس کے بعد امی جی اور تانی کا کیا ہوگا؟ امی جی، وہ دل میں پکار کر سسک اٹھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن وانیا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ریان، سارا، سمر اور میرب سمی کو دلاسا دے دے کر تھک چکے تھے۔ نمرا نے آ کر بتایا کہ وہ وانیا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب تھک گئی تو گھر آ گئی۔ شفان کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پہلے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی وانیا کو ڈھونڈنے کی، لیکن بے سود۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے حارث کو کال ملائی۔ حارث نے انہیں تسلی دی کہ وہ فوراً کوئی کارروائی کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ لائے گا۔ سمی اور تانی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارا، نمرا اور میرب بھی پریشان تھی کہ ابھی تو پہلا زخم بالکل تازہ ہے، اب یہ کیا نئی افتادان پہنچی تھی۔ شفان نے مسلسل سیف پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس سائیکو کو بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ سیف کالج کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور حارث کو اطلاع دی کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ اس نے اسے غلطی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیف وانیا کو لے کر نکلا تو حارث اور اس کی ماہر فورس شفان کے ہمراہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ رنگے ہاتھوں اسے ثبوتوں سمیت پکڑنا چاہتے تھے۔ حارث شفان کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا۔ شفان کے چہرے پر اطمینان اور ایک تمسخرانہ مسکراہٹ دیکھ کر حارث کو حیرت ہوئی تھی۔ آخر وہ بول پڑا، شفان، تمہیں ذرا ٹینشن نہیں ہے؟ کیا وانیا اس درندے کے ساتھ ہے؟ وہ اسے کچھ بھی نہیں۔ شفان نے اس کی ایک دم بات کاٹی۔ اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کا لہجہ بے حد پرعزم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں؟ بہت عزیز ہے وہ مجھے۔ میں خود مر جاؤں گا لیکن اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپے جنون اور غیر معمولی سے سرد تاثر سے حارث چونک اٹھا۔ وانیا نے کھسک کر کمرے میں پڑی ہوئی اکلوتی کرسی کا سہارا لیا تھا۔ اچانک بھیانک چرچراہٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ وانیا دم سادے بیٹھی رہی۔ خوف اور دہشت سے پورے جسم پر کپکپی ٹاری تھی۔ آنے والا بڑے سکون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن دنیا جہان کی خباثت اور درندگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ آیا اور انتہائی خوبصورت آواز میں گنگنا رہا تھا، میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے، جیسے میرے سپنے بکھر کر جلے، من تیرا بھی کسی کے ملن کو ترسے، تو بھی تڑپے۔ اس کے ہاتھ میں تیز دار چاقو تھا جو کہ کمرے کے دروازے سے بجا رہا تھا، بالکل اب نارملز کی طرح۔ اس نے آ کر کھڑکی کھولی تھی۔ 8 بج چکے تھے، باہر اندھیرا تھا اور اندر بھی، اس لیے اس نے سیور آن کیا۔ آخر وہ اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک لگا وانیا کو۔ کتنا تڑپاتی ہے نا یہ محبت، تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے؟ زندگی سے نجات حاصل کر کے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اپنے عاشق سے تو بڑی باتیں کرتی ہو۔ وہ نفرت سے دھاڑا۔ وانیا تڑپی لیکن بے بس تھی۔ اور سوری، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے کھینچ کر وانیا کے منہ سے ٹیپ اتارا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اس سے ذرا سا دور ہوئی اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑ دو مجھے۔ تم نے مایا کو۔ اس سے آگے وہ بول نہ پائی۔ ہاں، میں نے مارا اسے۔ اطمینان قابل دید تھا، جیسے کہ پتہ نہیں کتنی بہادری اور اچھائی کا کام کیا ہو اس نے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیسے انسان ہو تم؟ بلکہ نہیں، تم تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، وحشی درندے ہو تم، انسانیت کے نام پر دھبا ہو۔
मुकाबल का इत्मीनान काबिल दीद था। ऐसी मुस्कुराहट थी चेहरे पर जैसे तारीफ हो रही हो। जाने कहाँ से आई थी वानिया में इतनी हिम्मत के वो रोने गिड़गिड़ाने की बजाय इससे उलझ पड़ी। कितनी मनहूस हो तुम, हमारे खानदान की सारी खुशियां खा गए। और शिफान, शिफान की भी। शिफान के नाम से इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। शट अप, जस्ट शट अप, वो धाड़ा था। नफरत है मुझे इससे, इसके नाम से और इसके वजूद से जुड़े हर रिश्ते से। और तुमसे क्यों? क्यों, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? और मैंने, वो बेबसी से बोली, इसने सब कुछ छीना है मेरा, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून और मेरे जीने का मकसद। माया को छीना है इसने। मैं उसका सगा भाई ना था, बचपन से ही इसी से इश्क किया। लेकिन इसने क्या किया? अब वो रोते हुए घुटनों के बल बैठकर ऐसे इसको अपनी कहानी सुना रहा था जैसे वानियों को पता नहीं कितनी दिलचस्पी हो। लेकिन इस माया ने सैफ की आंखों में खून उतर आया। लहजे में हकारत थी। इसने इस शिफान के लिए मुझे ठुकरा दिया। कितना बड़ा गुनाह किया ना इसने। फिर मैंने उसको इसके गुनाह की सजा दे दी। इसके लहजे में हकारत और नफरत थी। अब सिर्फ वो बचा है जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था। मैं इससे इसकी हर अजीज चीज छीन लूंगा, हर खुशी, सब कुछ, सब। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। इसके सर्द अल्फाज वानिया की रगों में सरसराहट पैदा कर गए। इसने वानिया के गाल पर चाकू रखा और गोया हुआ, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जाने मन, या तो यहीं से मेरे साथ चलो और मुझसे कोर्ट मैरिज करो, या फिर दर्दनाक मौत मरो। वानिया ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसने सलाख जैसे हाथों से इसका मुंह जकड़कर अपनी तरफ किया। अब बोलो, जल्दी बोलो, अच्छे बच्चों की तरह, कि तुम इससे मोहब्बत नहीं करती और तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। वो बेआवाज पलकों की झालर नीचे गिराए फूट फूट कर रो दी, पर कुछ ना बोल पाई। ओह माय गॉड, क्या क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ हाँ, करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो इस जानवर से अपनी जिंदगी से तंग आकर शेरनी की तरह धाड़ी कि पूरे कमरे में इसकी आवाज गूंज उठी। करती हूँ इससे मोहब्बत, बेतहाशा, बेपनाह। मार डालो मुझे तुम इस जिंदगी से और इस 2 टके की मेरी मोहब्बत से आजाद कर दो। इस रोज रोज के तिल तिल मरने से तो अच्छा है मैं एक ही मर्तबा मर जाऊं। वैसे भी जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। सैफ ने जनाटेदार थप्पड़ मारा था इसे। इसका होंठ फट गया और सर कुर्सी से टकरा कर जख्मी हो गया। वो बुरी तरह अपने बाल मुट्ठियों में भींचकर पागलों की तरह यहाँ वहां चक्कर लगा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, रो, चिल्लाओ, भीख मांगो, अपनी जिंदगी के वास्ते दो। बिल्कुल ऐसे जैसे उसने मांगी थी भीख अपनी जिंदगी की। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर मुझसे शादी करने के वादे करने लगी थी। तुम्हें बिल्कुल वैसे करना है, फिर मिलेगा मुझे सुकून। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वानिया हकारत से धाड़ी। तब मोहब्बत इतनी शदीद है कि तुम दस्तबरदार होने को तैयार नहीं? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता। वो जैसे पथरा गई थी। वो दो जानू होकर इसके पास बैठा, चेहरे पर भयानक शैतानी मुस्कुराहट थी। हाथ से इसका स्कार्फ रफ्ता रफ्ता खींचते हुए बोला, अब तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं हरगिज नहीं करना चाहता। वानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज उठा इसकी बात समझकर। खौफ से आंखें फट पड़ी और वजूद कांपने लगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं भीख मांगती हूँ अपनी जिंदगी की। तुमसे रहम करो मुझे, मुझ पर। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे। जब वानिया इसके हस्बे मंशा गिड़गिड़ाने लग गई तो वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। उफ, कितना सुकून मिला मुझे कितने दिनों बाद। वो दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था। अचानक मुड़ा और चाकू की लोहे की दस्ती वानिया के सर में मारी। वानिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकली थी और वो दाएं करवट जमीन पर जा गिरी। जख्म से खून उबल पड़ा था। सैफ तेजाब का ड्रम इसके पास ला रहा था। वो आने वाली मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखते हुए बेहोश हो गई। शिफान और हारिस इसका पीछा करते हुए शहर से दूर निकल आए थे। सुनसान जगह पर सड़क से करीब हटकर एक बड़ा पुराना सा खाली मकान था जहां सैफ वानिया को लाया था। उन्होंने पूरा मकान घेरे में ले लिया था। फिर जब सैफ वानिया को बांधकर दूसरे कमरे में आकर इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, तब शिफान, हारिस और इनकी टीम वो सब अंदर तक घुस गए थे। दोनों कमरों को कवर कर लिया गया था। कमरों में खिड़कियां भी थीं लेकिन बंद थीं। वो इंतजार करने लगे। इन दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन्स रेडी कर लिए। वो सैफ का इकरार जुर्म रिकॉर्ड करना चाहते थे। वानिया को होश आया था कि तभी सैफ दूसरे कमरे से इस कमरे में दाखिल हुआ और शिफान की खुशकिस्मती से सैफ ने खिड़की खोली और सेवर भी ऑन कर दिया। खिड़की पर पर्दे भी थे जो इनको कवर किए हुए थे। अब बआसानी वो अपने मिशन में कामयाब हो सकते थे। और फिर इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की। जब वो चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इतराफ कर रही थी, तब हारिस ने शिकायती नजरों से शिफान की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गया। शिफान को हैरत हुई थी इस नाजुक लड़की की चट्टान जैसी मोहब्बत पर। वो मौत को गले लगाने को तैयार थी लेकिन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। और माया के सर पर जब मौत के साए मंडलाए तो वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार हो गई थी। लेकिन वानिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था।
हैरान कुन था। वो हैरत से गेंग इन दोनों की मोहब्बत का मुआजना करने लगा। वानिया का पलड़ा भारी था। कई दफा तो शिफान सैफ के जुल्म से गुस्से से बेकाबू होकर अंदर जाने लगा, और जब इसने वानिया के स्कार्फ को हाथ लगाया तो इसका दिल किया वो पूरी दुनिया को आग लगा दे, सैफ के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दे। लेकिन हारिस ने इसे दबोचे रखा। लेकिन जब वो तेजाब का ड्रम इसके पास लाया और ढक्कन खोल चुका, तब हारिस तेजी से हरकत में आया। सैफ जमीन पर पड़े ड्रम का सुकून से ढक्कन खोल रहा था, तब एक सनसनाती गोली घुटने के ऊपर इसकी टांग को चीरते हुए निकल गई, और वो एक झटके के साथ पड़े दीवार से जा टकराया और कटे बकरे की तरह चिंघाड़ने लगा। हारिस और शिफान अंदर दाखिल हुए थे। हारिस ने सैफ के ऊपर पिस्टल तान दी ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। शिफान वानिया के ऊपर दीवानावार झुका, इसका सर उठाकर गोद में रखा। वानिया, वानी उठो, आंखें खोलो, खुदा के लिए मेरी जान, प्लीज आंखें खोलो। इसने नरमी से इसके गाल थपथपाए। वो दीवानों की तरह इसे पुकार रहा था। सैफ जोर जोर से मकरूह कहकहे लगाने लग गया। यही यही तड़प देखना चाहता हूं मैं तुम्हारे चेहरे पर। शिफान साहब, कैसा लगा मेरा दूसरा वार? हा 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 हा। हारिस ने गुस्से से इसे एक ठोकर रसीद की, लेकिन वो हंसता रहा। लेकिन इसकी हंसी गायब हुई थी जब वानिया ने जरा सी आंखें खोली थी और इसे खुद पर झुके हुए पाया। हाथ बढ़ाकर इसे छूकर इसके होने का यकीन करना चाहती थी। इसके गाल को छुपा और फिर बेहोश हो गई। शिफान ने बड़ी शिद्दत से इसे अपने सीने में भींचा और कहर बरसाती निगाहों से सैफ को देखा। तुम मुझे तड़पाना चाहते थे ना, लेकिन देखो कैसे बेवकूफों की तरह मेरे जाल में फंस गए, और अब तड़पोगे तो मेरी खुशियां देखकर। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें कि 1 महीने के अंदर मैं इससे शादी करूंगा, इसे अपनी जिंदगी में लाऊंगा, इसे अपना बनाऊंगा, तुम्हें तिल तिल इंगारों पर घसीटूंगा। अगर अपने असली और एक ही बाप के हुए तो रोक कर दिखाना। शिफान के हर लफ्ज के साथ सैफ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, और वो बुरी तरह उठकर मारने को दौड़ा और मगलिजात बकने लगा। लेकिन हारिस ने इसकी दरगत बनाए रखी। शिफान ने आहिस्तगी से वानिया को अपनी बाहों में उठाया और लाकर पिछली सीट पर लटा दिया। वो इसे हॉस्पिटल लाया। सैफ को हिरासत में लेकर हारिस थाने ले गया था। शिफान ने हॉस्पिटल पहुंचकर घर में सबको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन रेयान को सख्ती से मना भी कर दिया कि रेयान के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा। वो घर पे आकर सारी तफसील बताएगा। और ये कि वानिया बिल्कुल ठीक है। वानिया को एडमिट करवा दिया। सर पे 2 जगह चोट लगी थी, लेकिन सद शुक्र कि ज्यादा गहरी न थी, इसलिए फिक्र की कोई बात न थी। वो कॉरिडोर में बेंच पर बैठा इस चैलेंज के बारे में सोचने लगा जो वो सैफ से हारिस के सामने कर आया था। वो इसे कितनी प्यारी थी, किस कदर अजीज थी, इसे आज अंदाजा हुआ। इसने अपने दिल पर हाथ रखा। वो इस फैसले से इतना मुतमईन क्यों था? इसकी रूह तक में एक सरशारी, एक सुकून की कैफियत थी। ये इसके दिल की आवाज थी, इसके दिल का फैसला था। शिफान के दिल ने वानिया की मोहब्बत के आगे सर तस्लीम खम कर दिया था। वो इसे जान से भी ज्यादा अजीज हो गई थी। वो शगाफ जो माया के जाने के बाद इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाता था, इसका मदावा वानिया ने अपनी मोहब्बत से कर दिया था। वानिया ने इसे मुकम्मल कर दिया था। इसने बैंड से टेक लगाकर आंखें सुकून से मोड़ ली। रेयान हॉस्पिटल आए तो जितनी देर तक वानिया को ट्रीटमेंट दी जा रही थी, शिफान ने पापा को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया, और अपने चैलेंज के बारे में भी, इसकी मोहब्बत और अपने दिल की ख्वाहिश के बारे में भी। वैसे तो बड़ा मजबूत बना रहा, लेकिन पापा को सामने पाकर वो भी बिखर गया और इनके गले लगकर बेआवाज आंसू बहाने लगा। रेयान ने फखर से बेटे की पीठ थपथपाई। रेयान वानिया को घर लेकर आए। वो बहुत डरी सहमी हुई थी, लेकिन यहाँ भी रेयान ने बाप की तरह इसे मजबूत साहिबान होने का एहसास दिलाया। घर आकर अम्मी और तानी के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। वो खुद रो रो कर निढाल हो चुकी थी। तानी इसे कमरे में ले गई। रेयान ने सबको सैफ के बारे में सारी तफसील बता दी थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप चुकी थी। यावर साहब और मिसेज यावर तो ये सोच सोच कर ही पागल हुए जा रहे थे कि आखिर इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। उन्हें क्या खबर कि सांप के सपोले को जितना मर्जी दूध पिलाओ, आखिर में तो वो डसता ही है ना। सब सैफ से इंतहाई नफरत महसूस कर रहे थे। मीरब भी बहुत टेंस हुई थी, लेकिन सैफ अपने इंजाम को पहुंचने वाला था, ये बात तसल्ली बख्श थी। रेयान ने सबकी रजामंदी से समीरा से शिफान के लिए वानिया की बात की थी। हारिस तो पहले ही वानिया के मुंह से मोहब्बत का एतराफ सुनकर इस रिश्ते से दस्तबरदार होते हुए खुद ही रेयान को इनकार कर चुका था। समीरा को और क्या चाहिए था? और वैसे भी वो कहाँ रेयान की बात टाल सकती थी। इनकी बेटी हमेशा के लिए मजबूत साहिबान तले जिंदगी गुजारती, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने बिला तकल्लुफ हाँ कह दिया, और फिर किसी भी किस्म का खतरा मोल ना लेते हुए 25 दिन बाद शादी की डेट फिक्स कर दी। अब तो समीरा भी जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से सबक दोष होना चाहती थी। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे। समीरा अपने घर आ चुकी थी, वानिया और तानिया को लेकर, लेकिन रेयान ने इनकी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए थे। सोच सोच कर अब भी वानिया के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अगर शिफान टाइम पर ना पहुंचता तो इसका क्या हशर होता। अब भी वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। वो बोर हो रही थी। शिफान इस घर में दाखिल हुआ जहां पर अब इसके जीने की वजह रहती थी।
اس کا رخ اس دشمن جان کے کمرے کی طرف ہی تھا کہ اچانک تانی اس کے سامنے آئی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ رکھائی سے بولی۔ شفان کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے وانیہ سے ملنا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شفان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، سنجیدگی سے بولا، کیوں؟ مجھے نہیں پتا، تانی جھنجھلا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی جان سے پیاری بہن مزید اس شخص کی وجہ سے دکھی ہو۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شفان مزے سے بولا، جبکہ تانی چڑ گئی اور اس سے پہلے تانی کچھ کہتی سمیرہ وہاں چلی آئی۔ جانے دو بیٹا اپنے بہنوئی کو اندر، کیوں تنگ کر رہی ہو بیچارے کو؟ یہ نہیں ہونے والی بیوی کو پوچھے گا تو اور کون پوچھے گا؟ تانی ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی کہ شفان بولا، جی ہاں سالی صاحبہ، تمہاری وانی سے شادی ہے میری اس 25 تاریخ کو، اور اب ہٹو سامنے سے، کیوں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو؟ تانی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی، تبھی شفان کے گلے میں چھوٹے بچوں کی طرح جھول گئی۔ او شفان بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن ہاں، ایک دم پھر وہ اکڑ گئی۔ میری بہن کا خیال نہ رکھا آپ نے، پھر دیکھنا۔ اچھا بابا، رکھوں گا، بس جانے دو۔ اوکے جائیں۔ وہ شرارت سے ہنسی اور امی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمبل تانے، اوندھے منہ، تکیے کے گرد بازو لپیٹے، آنکھیں مونڈے لیٹی ہوئی تھی۔ شفان جو استحقاق اس پر رکھنے والا تھا، اس کی بنا پر نوک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، سو اندر چلا آیا۔ وانیہ کو شاید آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تانی پلیز میرے پاؤں دبا دو، لیٹ لیٹ کر بہت درد ہو رہا ہے۔ امی بھی تو بستر سے ہلنے نہیں دے رہی، وہ قدرے بیزار سی بولی۔ شفان قریب آیا، بے خود سا آگے بڑھا۔ دراز زلفیں کسی آبشار کی طرح بستر پر ایک طرف رکھی ہوئی تھیں۔ دو دھیا گردن پر بنا تیل جسے چھو کر دیکھنے کی انوکھی خواہش سی دل میں بیدار ہوئی۔ ایک دل تو کیا کہ اس کے گداز پاؤں کو چھو کر دیکھے، پر تانی بیٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ذرا سا سرک کر تانی کے لیے جگہ بنائی، وہ اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا۔ وانیہ، شفان نے گمبھیر سی بھاری آواز میں پکارا تو اس نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھولیں اور پھر فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ، اس نے گڑبڑا کر کہا، کیسی طبیعت ہے؟ سوال پوچھتے ہوئے بغور اسے دیکھا، دماغ میں اس دن کے اس کے اپنی محبت کے اعترافی جملے گونج اٹھے۔ ٹھیک ہوں۔ آپ کب آئے؟ تانی کدھر ہے؟ اب کے قدرے ناگواری سے کہا گیا تھا، شاید بغیر دستک کے آنا برا لگا تھا۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فیروزی کرتے اور سفید گہرے دار شلوار پہنے آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی وہ۔ اوپر سے غصے سے پھولا سرخ چہرہ، شفان کے دل کی دھڑکن جاگ گئی۔ وہ اٹھا، کچن میں ہے وہ، ابھی آیا تھا، سوچا تمہاری طبیعت کا پوچھتا چلوں۔ ویسے بھی میں خود نہیں آیا، پاپا نے بھیجا تھا کہ تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی ان کو۔ اس نے ان پر زور دیا، وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا اسے چھیڑنے سے۔ حسب توقع وہ جل بھن کر کباب بن گئی، اسی لیے چڑ کر بولی، ماموں کو کہیے گا میں ٹھیک ہوں بالکل، آپ پلیز تانی کو بھیج دیں اندر، میں نے میڈیسن لینی ہے۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ گھما کر بڑے سیدھے طریقے سے اسے وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ قدم شفان نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے مضبوط سینے سے آ لگی۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں اور صدمے سے سر اٹھا کر جب اس نے شفان کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں چاہت اور جذبوں کی شدت کا ایک جہان آباد تھا۔ تو تم گھما کر سیدھے طریقے سے مجھے باہر کا راستہ دکھا رہی ہو؟ گمبھیر آواز اور معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ وانیہ کی روح فنا کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شفان کی نرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ہمت تو ابھی تم نے دیکھی کہاں میری جانے شفان، یہ کہہ کر اس نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلتی تڑپتی رہی، تواتر سے اس کے آنسو شفان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے مدہوش اور بے خود سا ہوا اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حارث توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی، وہ پھر اذیت سے بچ لی۔ دل تو اپنی محبت کی قربت اور اس کی مہربانیوں پر ہی سرشار ہوا جا رہا تھا، لیکن دماغ اور روح نے اسے سخت لعنت ملامت کیا، اس لیے گرم سیال آنکھوں سے بہہ نکلا۔ شفان کو ہوش آیا تو شرمندگی سے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ سوری، ویری سوری۔ لب سختی سے بھینچ کر سرخ چہرہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وانیہ دم بخود سی اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران ہوتی، اس کے رویے میں الجھ کر رہ گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ باہر لان میں جھولے کے اوپر بیٹھی تھی۔ موسم کافی سرد تھا، آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی تھی۔ امی جی سے یہ چھپ چھپا کر یہ عیش ہو رہی ہے۔ تانی گرما گرم کافی کے مگ اٹھائے لائی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے جھولا جھول رہی تھیں۔ تانی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اپنے آپ ہی مسکرائی جا رہی تھی۔ وانیہ نے اسے ہلکی سی چٹکی کاٹی، وہ تڑپ اٹھی۔ اوفو، کیا ہے وانی؟ یہ بتیسی کس خوشی میں باہر آنے کو ہو رہی ہے؟ کیوں؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ معاملہ ہے۔ اچھا بتاؤں تمہیں؟ وانیہ نے اس کے بازو پر دوبارہ چٹکی بھری۔ اوئی ماں، بتاتی ہوں۔
ओके ओके बाबा बताती हूँ। ओहो, आजकल की दुल्हनों को तो कुछ ज्यादा ही शौक होता है कि बस इनकी शादी की बातें ही किए जाओ। तानी मुंह बनाकर बोली, जबकि वानिया मुंह खोले इसे देखे गई। क्या बकवास कर रही हो तानी? किसकी शादी? कौन सी शादी? इसे हैरत हुई। आपकी शादी 25 तारीख को है क्या? वो हक्का बक्का रह गई, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी जी ने भी नहीं। और इस हारस के बच्चे को क्या जल्दी पड़ गई शादी की? वो रोहानसी हुई, आवाज रंध गई थी। तानी ने अपना सर पीटा। उफ़ो, ये हारिस कहाँ से आ गया बीच में? क्या मतलब? वानिया को आज एक से बढ़कर एक झटके लगने का दिन था। आपकी शादी शिफान भाई से है, मेरी पागल बहन। तानी मजे से बोली और लाड से इसके गले में झूल गई, जबकि वानिया को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। वह इसे परे हटाकर उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो तानी? और अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वानिया ने इंतहाई संजीदगी से कहा था। मैं मजाक नहीं कर रही वानी, सब कुछ तय हो चुका है बड़ों के बीच। अब तो अम्मी जी बस तैयारियां कर रही हैं खुशी खुशी। और ये सब तानी एक लम्हे को खामोश हुई। इसे वानिया से इस रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। और ये सब शिफान भाई के कहने पर हो रहा है। वो करना चाहते हैं आपसे शादी। वानिया का सर घूम गया। इसकी खुददारी और नस्वानियत पर एक बार फिर ताजियाना बजा था। इस हादसे की वजह से हारिस ने इनकार कर दिया होगा और रेयान मामू ने मजबूर किया होगा इसे इस शादी के लिए। क्या सोच रही हैं वानी? शिफान भाई को किसी ने मजबूर नहीं किया आपसे शादी करने के लिए। तानी ने जैसे इसके अंदर तक झांक लिया था और अफसोस से सर हिलाते हुए फिर गोया हुई। बल्कि इन्होंने तो खुद हारिस से आपका रिश्ता खत्म करवा कर खुद रेयान मामू को अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वानिया के माथे पर बल पड़ गए। ओहो, रहम या तरस खाया होगा फूफो की बेटी पर। वो फिर तिलमिलाई, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए बोली, ओके ठीक है तानी, तुम्हारी बात, लेकिन जब तक मैं खुद बात नहीं करूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं मामू की तरफ जा रही हूँ। इस वक्त शिफान घर पर होंगे, अम्मी जी को बता देना मैं उधर गई हूँ। तानी मानी खेज हंसी हंस दी। वानिया के घूरने पर मुंह चिढ़ाती अंदर भाग गई। वानिया तनफन करती रेयान मामू के घर पहुंच गई। सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। इसे आते देखकर हैरान और खुश हुए।